हमारी जो वकीलों की जितनी भी कोर्ट्स हैं उनकी एक गवर्निंग बॉडी है, और ऐसे ही बार काउंसिल ऑफ इंडिया को एक अधिकार दिया गया है जो वकीलों को गवर्न करती है। वो एडवोकेट एक्ट में है वकीलों की गवर्निंग। और इंस्टीट्यूशन में कॉलेज या यूनिवर्सिटीज की गवर्निंग बॉडी है कि वहां पे ये एक प्रोफेशनल डिग्री है, ये प्रोफेशनल डिग्री प्रोफेशनल तरीके से दी जा रही है या नहीं दी जा रही। जो पर्टिकुलर कॉलेज जो है उस कॉलेज के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर्स है वो हैं या नहीं है, प्रॉपर जो मूट कोर्ट्स के लिए जगह, क्लासरूम्स के लिए जगह, लाइब्रेरी के लिए जगह, ये सारा जो है प्रोफेशनल डिग्री के जो मापदंड जो है ना उनको गवर्न करने का काम है। और पिछले लगभग 14 वर्षों से बीच में छोटा सा अंतराल है 4 महीने का जिसमें वो चेयरमैन नहीं रहे। बाकी समय वो 2012 से लेकर के आज तक आप उनको चेयरमैन कह सकते हैं। 4 महीने का समय, पहला टर्म उनका 2 साल का टर्म था 2012 से 2014। अप्रैल 2014 से बीच में सितंबर 2014 के बीच में, नाम भूल गया, वो चेयरमैन आए थे। और उसके बाद उनका समय होता है सितंबर से और आज तक कंटिन्यूटी में है। आजू सर, जो बहुत बड़ी खतरनाक बात जो है कि वो इस पद पे जो हमारी बार काउंसिल हम जिसकी अपनी वोट देके, बड़ी कीमती वोट, जिस हमारी वोट को ठगी करके वो लेकर के जाते हैं। जितने भी ये लोग इलेक्ट हुए हैं कुछ स्टेटों को छोड़ के, आप केरल से कह सकते हो, आप तमिलनाडु से कह सकते हो, आप झारखंड के लोगों को कह सकते हो, बंगाल को कह सकते हो, त्रिपुरा के लोगों को कह सकते हो, जो लोग बड़ी ईमानदारी से वहां के जो नुमाइंदे आते हैं अपना काम करते हैं। अभी हाल ही में जो को चेयरमैन है वो केरल से है। उसने वेरी फर्स्ट डे जब मनन मिश्रा जो है वो मोदी का एक भगत है, जैसे उसके अंध भगत है ना मोदी के, तो मोदी का एक भगत जो है जिसने राज्यसभा सीट लेने के लिए वकीलों के हकों पे कुठाराघात किया है। आप देखिए जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं वो क्या कर रहे हैं, वो ठगी ठोरी का काम कर रहे हैं। ठगी ठोरी किस तरीके से, जो स्टूडेंट वहां जाता है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जितने भी हैं सारे के सारे, उसकी बड़ी बेरहमी से लूट करते हैं। यार वो लूट कौन करवा रही है? बार काउंसिल ऑफ इंडिया। बहुत सारी स्टेट बार्स, मैं कह रहा था केरल के जो को चेयरमैन जो हैं, जो केरल से आते हैं, उन्होंने वेरी फर्स्ट डे जब मनन मिश्रा ने रात को एक लेटर पैड जो है बार काउंसिल का निकाला गैर कानूनी तरीके से। कानून क्या है कि कोई भी काम जो है हर स्टेट से एक नुमाइंदा बार काउंसिल ऑफ इंडिया में पहुंचता है। जैसे हमारे पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ का एक हमारी स्टेट बार है, इसको हम स्टेट बार कह सकते हैं। 3 स्टेटों की एक स्टेट बार है। स्टेट बार के 25 मेंबरों में से एक मेंबर जो है वो बार काउंसिल इंडिया में पहुंचता है। और सोलिसिटर जनरल और जो जनरल जो होते हैं दोनों, वो जो ना एक्स ऑफिशियो मेंबर्स जो हैं उसके बनते हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया के। उसकी मीटिंग के बिना कोई भी आदमी कोई भी स्टेप नहीं ले सकता, लेटर पैड पे कुछ नहीं लिख सकता। बीसीआई के चेयरमैन को कोई राइट नहीं है। जिस तरीके की गुंडागर्दी हम पिछले कई वर्षों से देख रहे हैं, उनके नेतृत्व में गुंडागर्दी हुई पूरे देश के अंदर। 7 साल बाद चुनाव हुआ। यह गुंडागर्दी बार काउंसिल के चेयरमैन मनन मिश्रा के कार्यकाल में हुई है। जो वकीलों की जरूरतें हैं वो जरूरतें पूरा करने की बजाय छात्रों को हैदराबाद
कि जो क्लैट के कुछ कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज, आप यूनिवर्सिटी कह सकते हैं, हमारे हरियाणा के अंदर सोनीपत के अंदर है, पंजाब में पटियाला के अंदर है, हिमाचल में शिमला के अंदर है, और जो टॉप जो हैं पूरे देश के अंदर 28 के करीब इंस्टीट्यूट्स हैं। एक आधा इंस्टीट्यूट शायद अभी नया बना है। उनका मकसद था कि क्वालिटी जो है, क्वालिटी पैदा करना। क्लैट्स के अंदर मारामारी होती है, एडमिशन किस तरीके से होता है अपने को पता है सारा। और वो क्लैट्स के लोग जो हैं, हैदराबाद का इंस्टीट्यूट जो है नंबर 2 का इंस्टीट्यूट माना जाता है देश के अंदर, नंबर 1 पे बंगलौर का इंस्टीट्यूट माना जाता है। सीजेआई अभी जंतर मंत्र पे देश के नौजवान और छात्र इकट्ठे हुए। 1960 का यहां मैं जिक्र करके चला जाता हूं एक बात के लिए। 1960 में ऐसे ही छात्र नौजवानों के आंदोलन थे। उन्होंने 1960 में एक बात कही थी, इस बात को कान खोल करके मनन मिश्रा भी सुन ले और बीजेपी के अंधभक्त और दूसरे लोग भी सुन ले। उन्होंने कहा था कि हम 30 साल से ऊपर की उम्र वालों में कोई विश्वास नहीं करते, और यह बात इंडिया के अंदर होने जा रही है। यह 1960 में इस देश के छात्र नौजवानों ने कही थी। क्यों? आज पोस्टें लेने के लिए जिस तरीके से पूरे का पूरा कोई भी इंस्टीट्यूशन जो है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया का कोई अधिकार नहीं बनता कि वो कहे कि सीजीआई से डिग्री लो। अंग्रेजों के टाइम के ऊपर भी वायसराय को, जिनकी आप आलोचना करते हैं, यहां अपने कमरों के अंदर बैठ करके, अपने चैम्बरों के अंदर बैठ करके, बाहर आकर के बात नहीं करते। गांधी जी मांग पत्र देते थे, बात कहते थे, विरोध करते थे, अपने लेटर लिखते थे। उनके लेटर पढ़ सकते हैं आप, रिकॉर्ड के अंदर है, इतिहास है वो। अभी भी आज के ट्रिब्यून के पेपर के अंदर आप नीचे जाकर के देखिए, नीचे वाले फ्रंट पेज के ऊपर उनके लेटर्स का जिक्र है। अंग्रेज जो है इस बात के लिए उनके ऊपर कोई मुकदमा दर्ज नहीं करते थे, कानून कोई इजाजत नहीं देता। प्रोटेस्ट करने का अधिकार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमारे को आर्टिकल 19 में संविधान के अंदर दिया है। उनका प्रोटेस्ट क्या था कि जंतर मंतर पे जो धक्काशाही हुई, उस धक्काशाही में अगर सीजीआई की कोर्ट में एक याचिका पहुंचती है, अगर सीजीआई के पास वीडियो देखने का समय नहीं है तो सीजीआई से डिग्री लेने का समय हमारे पास नहीं है, हम लेना चाहते उस डिग्री। ये उनका प्रोटेस्ट था, और वो आर्टिकल 19 में था। रात को एक तरह से ये कहिए लेटर पैड निकाल करके बार काउंसिल का, जिसका अधिकार नहीं है, बिना हाउस की मीटिंग बुलाए कि उन छात्रों को लाइसेंस नहीं देंगे। आपकी जागीर है बीसीआई, स्टेट बार काउंसिल जागीर है आपकी। वेरी नेक्स्ट डे जब पता लगा इस बात का, को चेयरमैन ने कहा कि इन्होंने अथॉरिटी का मिसयूज किया है। ही हैज नो राइट टू सर्कुलेट सच टाइप ऑफ लेटर ऑन सोशल मीडिया एंड टू गाइड द इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशन के वाइस चांसलर ने कहा कि हम ऐसी ऐसी गाइडेंस नहीं लेते। उसके बाद जो है सोशल मीडिया के ऊपर जिस तरीके का, क्योंकि हमारा जो मीडिया जो है उसने तो 180 देशों में 157वें रैंक पे पहुंच चुका है, वो गोदी मीडिया हो चुका है जो सत्ता पे इशारे पे चलता है। एक बात आती है, जब बाबा साहब जो है संविधान सभा के अंदर बोल रहे थे, उन्होंने एक बात कही थी, जुडिशरी और प्रेस लोकतंत्र में जिंदा रहनी जरूरी है। ये दो ऐसे पिलर होते हैं, और आज दोनों पिलर लड़खड़ाए हुए हैं। एक पिलर बुरी तरह से टूट चुका है, और एक पिलर जो है अपना काम सही ढंग से नहीं कर रहा। जुडिशरी आज काम सही ढंग से नहीं कर रही, सुप्रीम कोर्ट सही ढंग से काम नहीं कर रहा। सुप्रीम कोर्ट जब मुकदमे नहीं सुन रहा। जस्टिस भगवती ने कहा था कि 15 पैसे के कार्ड के ऊपर आप पीआईएल लिखिए, और पीआईएल के ऊपर जुर्माना लगाते हैं। ये आज भी एक अखबार के अंदर आया हुआ जुर्माना लगा है। किसने अधिकार दिया इनको? पीआईएल का बेड़ा कर करके रख दिया इन्होंने। कोई आदमी, संविधान के अंदर लिखा हुआ है
डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अंदर सस्ता और सुलभ न्याय देने की ड्यूटी सरकार की और कोर्टों की है। पीआईएल क्या एक सस्ता और सुलभ न्याय है किसी विषय पे अपनी बात करने का? और हर बात को जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट डिनाई कर रहा है, आप देखिए बेलें जो हैं किस तरीके से लंबित रहती हैं। निचले कोर्ट बेल नहीं करते, निचले कोर्ट स्टे नहीं करते। बहुत सारे कहते हैं मैं बेल नहीं करता, कोई कहता मैं एक्विटल माइंड हूं, कोई कहता मैं कन्विक्टेड माइंड हूं। आपको संविधान का माइंड बनाना पड़ेगा। आप अपने पैमाने आप नहीं तय कर सकते। आप जो है फ्यूडल लॉर्ड नहीं हो। आपको शक्तियां ब्रिटिश पार्लियामेंट से नहीं मिली, आपको शक्ति संविधान से मिली है और संविधान के अनुसार चलना पड़ेगा। हाई कोर्ट में बेलें कितने कितने महीने जो लंबी पड़ी रहती हैं, ऐसे पड़ी रहती हैं। बिना ट्रायल से लोग वकीलों के पास क्यों आएंगे? अगर वकील ये छोटे छोटे न्याय नहीं दिलवा सकते, स्टे का मसला है। स्टे देते जैसे इनकी कलम घिस जाती है। क्या लिखा हुआ स्टे के ऊपर कि एक्स पार्टी स्टे भी हो सकता है। आप लिखते हो तो एप्लीकेशन के अंदर एक्स पार्टी एडेंटर्म इंजेक्शन, लेकिन कोर्ट देते हैं। कोई कोर्ट जो अपनी कानूनी और संवैधानिक जिम्मेवारियां जो है वो पूरी नहीं कर रहा आज के दिन। और ये किसके इशारे पे हो रहा है? ये सर इशारे पे हो रहा है केंद्र की सत्ता के। आप देखिए नए कानून आ दिए न्यू जी, हम जो है ना देसी कानून लेके आए हैं, वो विदेशी थे। अरे तू एक मिनट सेक्शन के अंदर तो आजा, हमारे को अनपढ़ बना के रख दिया, दोबारा से पढ़े। मैं आपसे पूछता हूं 124A का सबसे ज्यादा मिसयूज मोदी सरकार ने किया अपने इस छोटे कार्यकाल में। पूरे दूसरी सरकारों का कार्यकाल देख लीजिए। 124A में क्या है? देशद्रोह। उसकी आप धारा बता दो। मैं आपसे धारा पूछता हूं, बताओ। जो बीएनएस बनाया उसमें धारा अनपढ़ बना के रख दिया वकीलों को। अरे आपने कोई चीज करनी है अमेंडमेंट करो। आपने ऐसा बेड़ागर्क किया है कि अभी जो है जिस तरीके से ये चीजें चल रही हैं, थाने के अंदर बैठ करके गवाहियां होंगी, कर लेना उनसे, आप अपने बरी करवा लेना। जिस तरीके से पूरे का पूरा एक पार्ट एविडेंस एक्ट के अंदर अंग्रेजों ने यह कहा था कि पुलिस ऑफिसर की प्रेजेंस में या पुलिस कस्टडी में या जेल में दिया गया कोई भी बयान जो मान्य नहीं होगा, इन्होंने उसको भी मान्यता दे दी। आप पढ़ के देखिए किस तरीके की बदमाशियां हो रही हैं। जो कोई भी आदमी जो है पहले 15 दिन जो है इन्वेस्टिगेशन के दौरान रिमांड दिए जाते थे, आज जो है 90 दिन तक 120 दिन तक रिमांड दिया जा सकता है। पहले जो है ललिता कुमारी की जजमेंट ने, क्योंकि कानून में लिखा था कि संज्ञा अपराध होने पे मुकदमा जो है तुरंत प्रभार पे दर्ज करना पड़ेगा। अगर मुकदमा झूठा है तो कंप्लेनेंट के खिलाफ कार्रवाई करो, अगर मुकदमा सच्चा है तो उसको न्याय दो। अब क्या कर दिया? 14 दिन तक पुलिस जो है जो 7 साल का जो जितना भी अपराध जो है उसके ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं करती। उसकी डायरेक्शन बदल दिया, उसकी धारा बदल दिया पूरी की पूरी। और यह बहुत बड़ा अन्याय इस देश की जनता और इस देश के वकीलों के साथ होने जा रहा है। और इसके ऊपर मनन मिश्रा बिना हाउस की मीटिंग के 2 मिनट में अपना एक सरकार को जो है लेटर लिख देते हैं। तो ये कानूनी बहुत बढ़िया है। कितने सालों से पढ़ाई छोड़ रखी है मनन मिश्रा जी, कोर्ट में अपील होकर दिखा दो, आ जाओ कर लेते हैं मुकाबला। एक के बाद एक जजमेंट, ऐसी जजमेंट। अभी एक बहुत बड़ी जजमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट ने दी पिछले दिनों, केएम यूसुफ की बेंच ने। 5 जजों की संवैधानिक पीठ थी। उन्होंने क्या कहा कि इलेक्शन कमिश्नर जो है वो किस तरीके के होने चाहिए। चुनाव करवाना इस देश में, चुनाव लोकतंत्र की रीढ़ है। अगर इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो सही तरीके से नियुक्त नहीं होंगे तो देश को सही लोकतंत्र नहीं मिल सकता। उस जजमेंट में अनूप बर्नवाला जजमेंट है 2023 की, नोट कर लें आप। सभी जजों ने एक मत होकर के उस जजमेंट का फैसला दिया। 2 फैसले लिखे गए। केएम यूसुफ ने उस जजमेंट को ऑथर किया और कॉन्करेंट जजमेंट जो है उसमें जस्टिस रस्तोगी ने लिखी। क्या लिखते हैं वो कहते हैं कि एग्जीक्यूटिव के पास पावर नहीं होनी चाहिए।
एक कमेटी कैसी हो सकती है, हाई पावर कमेटी? उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया उसके अंदर कि जिसके अंदर प्रधानमंत्री सरकार की तरफ से, विपक्ष की तरफ से एलओपी विपक्ष का नेता, और न्यूट्रल मैन कौन हो सकता है? सीजीआई। और इन्होंने क्या कबाड़ किया? 3 महीने बाद कानून बना दिया और उस कबाड़ कानून में सीजीआई का नाम निकाल के रख दिया। और आज तक पलोथी मार के बैठा हुआ सुप्रीम कोर्ट उस फैसले के ऊपर। 2 जजों की बेंच। संवैधानिक पीठ क्या कह रही है? संवैधानिक पीठ यह कह रही है कि किस तरीके का नेचर होना चाहिए। इंटरिम स्टे तक नहीं दिया गया। इंटरिम स्टे बनता क्यों नहीं है भाई? ज्ञानेश कुमार को आप एक दिन पहले जो ना हियरिंग से अपॉइंट कर दोगे और सुप्रीम कोर्ट कहे कोई बात नहीं यार, हम फिर भी निकाल सकते हैं, निकाल देगा सारे चुनाव को तो लुटवा के। जो जिस तरीके का बिहेव, एक के बाद एक जो की इश्यूज हैं जिनसे लोकतंत्र की हत्या हो रही है, जिनसे बहुत सारी संस्थाओं का बेड़ा गर्क किया जा रहा है, उनके ऊपर पलोथी मार के बैठा सुप्रीम कोर्ट। देश की जनता देख रही है। दिल्ली की राजधानी के अंदर जो आतंक पुलिस ने मचाया, पूरे देश के अंदर पुलिस आतंक मचा रही है। अभी हांसी के अंदर क्या हुआ आपके सामने? पुलिस जो है किस तरीके का व्यवहार वकीलों के साथ करती है। आने वाले दिनों के अंदर अगर इस तरीके से चलता रहा तो क्लाइंट हमारे पास नहीं आएगा। 15 दिन का रिमांड अगर 90 दिन तक होगा, 120 दिन तक होगा, 60 दिन तक होगा, जो उसके अंदर तय किए गए हैं नए कानून के अंदर, तो आपके पास क्यों आएगा भाई? मेरा तो रिमांड होना ही है। 3 दिन रख लो, फिर जेल में भेज दो, 1 महीने बाद फिर निकाल लो, फिर जेल में भेज दो, फिर 2 दिन के लिए निकाल लो, फिर जेल में भेज दो। क्यों आएगा आपके पास? किसको पहरा देना पड़ेगा? पहरा देना पड़ेगा, वकीलों को जागना पड़ेगा, बार काउंसिल के कान भी खींचने पड़ेंगे। मनन मिश्रा ने गैर कानूनी काम किया है, बिल्कुल क्लियर कट गैर कानूनी काम है, गैर संवैधानिक काम किया है। जो एडवोकेट एक्ट है, जिसको आप स्टैट्यूटरी जो है प्रावधान कहते हैं, जो हमारे 1961 में, उससे पहले जो है जजों की पावर थी भी वकालत किसको करनी है, अभी तो भी कर ले, तो भी कर ले। 1961 में बकायदा मापदंड बन के बार काउंसिल्स बनी, बकायदा जो है ना इंस्टीट्यूशन के अंदर डिग्री, और बकायदा जो उसके मापदंड एक प्रोफेशनल डिग्री के तौर पे बने। और उसके बाद एक कानूनी तरीके से अधिकार दिया गया केस लड़ने का, और पूरे का पूरा जो है ना एक लाइसेंस देने का एक प्रक्रिया बनाई गई। आज वो प्रक्रिया खतरे में है। किनके कारण? जो हम हमारे नेता चुनते हैं। हमारे नेता इसलिए नहीं है कि चौधर के लिए आए, हमारे नेता इसलिए बने कि वो लोग जहां वकीलों के मुद्दे हैं उसके ऊपर बात करें। बात करें भाई, 15 दिन का रिमांड होता है, बात करें कि पुलिस में दिया गया कोई भी बयान मान्य नहीं होगा, ये बात करें, ये हमारे हक की बात है। वकीलों को चैम्बर मिले, ये हमारे हक की बात है। यहां खरीद फरोख्त ना हो, ये हमारे हक की बात है। हमारे को पार्किंग मिले, ये हमारे हक की बात है। हमारे को सस्ते जो हैं ऐसे ऋण दिए जाएं जिससे हम अपनी लाइब्रेरियां बना सकें। हमारे को बिना जो है ब्याज के ऐसे ऐसे ऋण दिए जाएं जिससे हम किताबें खरीद सकें, सॉफ्टवेयर खरीद सकें, जो हमारी जरूरत है आज की। हमारे लिए, हम ऐसे जगह से आने वाले लोग हैं, हमारे पास कोई भी सोशल सिक्योरिटी नहीं है। जितनी भी सोशल सिक्योरिटियां वकीलों के लिए बनानी पड़ेंगी, इसके ऊपर बार काउंसिल बात करें, नहीं करती इसके ऊपर बार काउंसिल बात। बास के लोग जज बनने के लिए पता नहीं क्या क्या करते हैं। आज ही ट्रिब्यून उठा करके देखिए, शपथ ले रहे हैं बार काउंसिल के पुराने चेयरमैन। क्या यह चलेगा देश के अंदर? सारा जो इस टाइम पे धक्का है, इसके खिलाफ बोलना पड़ेगा। हम तो बोलेंगे। जनरेशन जेड बोल रही है, जनरेशन अल्फा बोल रही है। जनरेशन अल्फा क्या होती है? स्कूलों के बच्चे, स्कूलों के बच्चे, देश का भविष्य, आने वाले नागरिक, वो जो हैं ताड़ ताड़ करके बोल रहे हैं और हम चुप बैठे हैं। आप जो है 5-7 जजमेंट पढ़ लीजिए सुप्रीम कोर्ट की। ओम प्रकाश वर्सी पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट पढ़ लीजिए, आप मोहम्मद की जजमेंट पढ़ लीजिए, आप मुंसार की जजमेंट पढ़ लीजिए। क्या कहा गया वकीलों के बारे में सुप्रीम कोर्ट में कि वकीलों से नोबिलिटी का काम करने वाले लोग कोई नहीं हो सकते।
इस देश में सबसे ज्यादा नोबिलिटी करी है तो किसी ने वकीलों ने करी है। वकील जो है प्रो बोनो काम भी करते हैं, वकील जो है न्याय दिलवाने के लिए काम भी करते हैं, और वकीलों ने इतिहास रचा है इस देश के अंदर। बहुत सारी कुर्बानियां जो है देश के आजादी के आंदोलन के अंदर। या 3 जजमेंट्स पढ़ लीजिए आप, और भी जजमेंट्स मैं नोट करवा दूंगा, मेरे पास 40 जजमेंट नोट्स हैं ऐसी। तो इसलिए हमें अपनी पहचान करनी पड़ेगी। हमारी पहचान अपन ने लुप्त कर ली है। हम थोड़े हो सकते हैं, आजादी के आंदोलन में भी जो धाराएं थी, अलग अलग धाराएं, वो थोड़े ही थे, लेकिन उन्होंने जब इकट्ठे होकर के बोले तो अंग्रेजों को बहरा बना दिया, देश छोड़ना पड़ा। आज जो है भगत सिंह ने कहा था कि गोरे अंग्रेज चले जाएं, लॉर्ड वायसराय उनका नाम लिया था और उसकी जगह टंडन को बैठा दिया, यानी कि गोरे अंग्रेजों की जगह काले अंग्रेज बैठा दिए जाए। ये न्याय नहीं होगा। ये वही चीज है, वही पद्धति है। डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ द कोर्ट्स करना पड़ेगा। एक जज आता है, उसके बगल में 2 जो हैं खड़े हो जाते हैं, क्यों भाई, चलो। दूसरे देशों के अंदर एक जज जो है वो खुद मुकदमा जो है ना सुनता भी है, खुद टाइप भी करता है, खुद क्लाइंट को बुलाता है, प्रॉपर हियरिंग का समय होता है कि इतने बजे आपकी हियरिंग लगेगी। अभी देखिए 125 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि ये परफॉर्मा भरो एफिडेविट। क्यों भाई, लोकतांत्रिकरण क्या होता है? बिल्कुल ऐसी चीज वो जो बड़ी आसानी से भरी जा सके। अभी 138 में हमारे ऊपर और बोर्ड डाल दिया गया, अरे सारा कुछ तो लिखा हुआ उसके अंदर, कंप्लेंट के अंदर। नुका जी एक परफॉर्मा और ले आओ, उसका नाम क्या, उसके बाबा का नाम क्या, उसके दादा का नाम क्या है, किस तारीख को चेक दिया गया, क्यों चेक दिया गया, क्या करा गया, उससे कितने का भरा गया, क्या सवाल है जी। एक इंडेक्स जो ना, और वो इंडेक्स है 4-5 पेज का, जजमेंट से निकला, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से। तो ये जजमेंट जो है ये लोकतंत्र विरोधी जजमेंट्स हैं। ये लोकतंत्र को पुख्ता नहीं करती, ये प्रोसीजर को कॉम्प्लिकेट करती हैं। प्रोसीजर को बिल्कुल सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, जिसको आम आदमी समझ सके, आम वकील भी समझ सके और बढ़िया तरीके से काम कर सके। तो मैं इतनी बात कहते हुए कि आज का आंदोलन पूरे देश के अंदर है, बहुत बड़े बड़े आंदोलन चल रहे हैं देश के अंदर, और हर जगह से एक ही मांग हो रही है कि मनन मिश्रा इस्तीफा दें, और मनन मिश्रा को इस्तीफा देना पड़ेगा। हम इस कार्यक्रम के माध्यम से मनन मिश्रा के इस्तीफे की मांग करते हैं। आपने मेरी बात सुनी, धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद। साथियों, आज पूरे देश में बीसीआई के प्रेसिडेंट मनन मिश्रा के इस्तीफे के लिए कार्यक्रम हो रहे हैं। मनन मिश्रा का इस्तीफा जरूरी क्यों है? क्योंकि बीसीआई जो है वो वकीलों की संस्था है, रेगुलेट करती है स्टेट्स की बार काउंसिल्स को, जो रेगुलेट करती है वकीलों के कार्य को, उनके लाइसेंस को, उनके डिसिप्लिन को, उनकी शिकायतें सुनने के लिए। लेकिन मनन मिश्रा ने बीसीआई को अपनी जेब में डाल लिया है। कोई चुनाव बीसीआई का नहीं करवाया पिछले काफी लंबे समय से, टाल जाते हैं उसको। और पीछे जो वो नालासर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, उन्होंने विरोध किया था कि हम डिग्री नहीं लेंगे, लाइसेंस नहीं लेंगे सीजीआई से, डिग्री नहीं लेंगे। डिग्री बांटने का अधिकार या तो उसके घर भेज दो, या कन्वोकेशन पे वाइस चांसलर बांटे, मैक्सिमम किसी लॉ मिनिस्टर को बुला लो। लेकिन ये कहना कि छात्रों ने विरोध कर दिया, हम इस सीजीआई से डिग्री नहीं लेंगे, उनको ये कहना कि इनको लाइसेंस नहीं मिलेगा, वकालत की परमिशन नहीं मिलेगी, उनको बाहर कर दिया। और जब पूरे देश में विरोध हुआ और तब समझ आया कि ये और फैलेगा आंदोलन, इसलिए वो हाथों हाथ जो है ना ऑर्डर उन्होंने वापस लेना पड़ा। ये ना स्टूडेंट्स की, होने वाले वकीलों और जुडिशल अफसर्स की, ये उनकी जीत है। आज पूरे देश में जो माहौल है वो है कि जितने भी संवैधानिक संस्थाएं हैं उनका
एक किस्म से भगवाकरण कर दिया गया है। और उसी भगवाकरण के कारण इस बीसीआई के चेयरमैन को राज्यसभा का सदस्य बना दिया। ये पॉलिटिक्स का और गंदी पॉलिटिक्स का घुसना वकीलों के और बार काउंसिल के मामले में ये बहुत बड़ा निंदनीय है। हम सभी आज देश के वकील अपनी अपनी जगह इकट्ठा होकर अपने अपने तरीके से मांग कर रहे हैं कि मनन मिश्रा का इस्तीफा हो। हम भी उसी कड़ी में इसमें शामिल हैं और ये आवाज़ हमारी प्रेस के माध्यम से और दूसरे माध्यम से सरकार तक जानी चाहिए। धन्यवाद। गुड आफ्टरनून एवरीवन, आई एम एडवोकेट तनीषा। आज मैं आप सभी का यहाँ पे आने के लिए धन्यवाद करती हूँ। और ये सभी देश का मुद्दा है। अब हम सब यही डिमांड करते हैं कि मनन कुमार मिश्रा जी का इस्तीफा लिया जाए और यही हम उनके विरोध में रहेंगे जब तक उनका इस्तीफा नहीं लिया जाएगा। धन्यवाद। कोई एडवोकेट तो नहीं हूं, लेकिन मैं एक दो बात इस उम्मीद के साथ करूंगा। इसके संदर्भ में आप मेरी बात थोड़ा ध्यान से सुने। आपने बहुत ही बेहतरीन एक मीटिंग, एक सभा करने की कोशिश की है, बहुत सफल प्रयास है। ये जो मुद्दा है इसकी गंभीरता बहुत महत्वपूर्ण है। असल में ये सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं है कि मनन मिश्रा जी रिजाइन करें, उन्हें तो करना चाहिए। जिस तरह का उनका कार्यकलाप है, जिस तरह की उन्होंने गतिविधियां की है, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता। और जो पूरी एक डिक्टेटरशिप बार में उन्होंने की है, असल में इसकी बुनियाद और बिंदु ये है, जो गुरमेज जी ने भी बात की और चंदी जी ने भी जो रखी थी। असल में ये लड़ाई न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बचाने की लड़ाई है। और इसको थोड़े और व्यापक संदर्भ में देखें तो ये भारतीय संविधान की रक्षा की लड़ाई है। जो बढ़ती हुई डिक्टेटरशिप और तानाशाही प्रवृत्तियां हैं वो आज हर जगह दिखाई दे रही हैं। जो भारतीय संविधान इतनी मेहनत से तैयार हुआ था, आज उसका एक एक पेज पढ़ने लग रहे हैं। गहराई से देखो अगर, वो अपना चारों तरफ असर दिख रहे हैं। मैं दो बातें खासतौर पर आपके बीच में इस उम्मीद के साथ कहना चाहता हूं कि जो वकील है, एडवोकेट है, वो लॉजिक से जुड़े लोग हैं, तर्क है। एक किसान को, एक मजदूर को एक बात समझानी कठिन हो सकती है, उसका एक वैचारिक लेवल नहीं हो पाता, लेकिन आप समझते हैं नीतियां, पॉलिटिकल मैटर, बात जा कर रही है। हालात ये हो रही है कि आज चीफ जस्टिस से लेकर जुडिशरी में बैठे लोग पॉलिटिकल लीडर की तरह बिहेव करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब जो काम एक राजनेता ना करने चाहिए, नहीं हुए न्यू, मतलब उस तरह की स्टेटमेंट आ रही है जो उसका क्षेत्र ही नहीं है। एक जज की तो मैं सुनूं था, वो मोर की प्रजनन प्रक्रिया समझाने लग रहा है। मतलब अपनी जो आस्थाओं को, धर्म को, इनको ऐसा मिक्सअप मिला दो लोग समझे नहीं पावे। आने वाले दौर में इससे भी भयानक खतरे हैं, ये इस दिशा में ले जा रहे हैं। भी न्यू कहेंगे आखिरी में इस संविधान को उलटना है इन्होंने पूरा का पूरा। आप देखो भारत का प्रधानमंत्री नई पार्लियामेंट होती है और वो सिंगोल ले जे है, ये मतलब उसका वो राजशाही की तरफ ले जाने लग रहा है, डिक्टेट वापिस जहां से निकल कर आए थे लोग। कल ये नहीं कहेंगे रिलीजियस कोर्ट होने चाहिए, ये तो ब्रिटिश की देन, अपना है ही नहीं। यू भारतीय सभ्यता में तो कभी कोर्ट थे ही नहीं, तो अंग्रेज ले आए हैं। और फिर कौन कोई बाबा बैठ के न्याय कराया करेगा, या कहीं ना कहीं किसी खाप पंचायत को आप पैरेलल जुडिशियल पावर देंगे। थोड़े दिन में ये नहीं कहेंगे वकीलों की जरूरत नहीं है जी, फिर नहीं कहेंगे वकीलों का आचरण कैसा है। यू एक जो भयानक हालात की तरफ धकेल लेंगे, नहीं जरा ना को जुडिशरी है, ना को लॉजिक है, ना को जस्टिस है, ना कोई तर्क है। ये उस भयानक अंधविश्वास और गर्त में लेकर जाओगे लास्ट में। और सबसे खतरनाक हालात में आप करीमा आपने कहूंगा, आज हालात या कर दी। मैं दो उदाहरण दूंगा वैसे, अरे आप में से बहुत विद्वान साथी हैं, पनामा पेपर्स हुए, पूरी दुनिया ने देखा। एक बड़ी पत्रकार ने मेहनत करी, पनामा पेपर्स लीक हुए दुनिया में, कितने कितने वर्ल्ड के लेवल पर कारपोरेट ने, मल्टीनेशनल्स ने ठगियां मारी, उन बहुत से लोगों के नाम आएंगे। उनमें पाकिस्तान वाला प्रधानमंत्री का नाम आ गया, कैबिनेट का अपने के भी आएंगे। हालात या बनी अपने के नाम थे मोदी जी और के भी, अपने तो दोबारा फुल मेजोरिटी तो सरकार बनाकर सारा देश ने नाए थे। पाकिस्तान की जुडिशरी ने ओड़ा का प्रधानमंत्री बाहर फेंका ठेक है, उसको जज ने ऑर्डर दिया भाई यू काबिल नहीं है, यू कैसे बैठे गाड़ा है। मतलब हालात कहां पहुंची, आज हालात या पहुंच गई चीफ जस्टिस और बार चीफ पार्लियामेंट की एक सीट लेने खातर प्रधानमंत्री के बारे में बैठे हैं। नहीं कितना बड़ा कद था चीफ जस्टिस का। मैं यही कहूंगा जो ये मर्यादाएं गिराई जा रही है, नहीं एक ओहदे गिराए जा रहे हैं, यह एक शुरुआत है और यह बड़ा भयानक रूप लेकर जाओगी। अंतिम बात मैं यही कहने की कोशिश करूंगा कि जैसे आजादी का आंदोलन का जो नेतृत्व था, उसमें वकीलों की, एडवोकेट्स की बहुत बड़ी भूमिका थी।
अगर आप 1947 के पहले वकील देखोगे कि जो लोग इंग्लैंड में पढ़ने के लिए गए वो वहां ला करके आए, तो उन्होंने यहाँ फ्रीडम मूवमेंट को लीड किया, सारे तो वकील थे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ला करके आए, साउथ अफ्रीका 20 साल तक प्रैक्टिस करी और यहाँ का उसकी देश को लीड किया। और भी बहुत से वकील थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, और ये अपने डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। पहला एक वकील कोर्ट में केस लड़ता, साइकिल लेकर गामा में जानदार लोगों ने न्यू समझाता भाई ये गड़बड़ कर रहे हैं अंग्रेज। फिर उन लोगों का समझ में आई अगर आज इस जुडिशरी को बचाना है, इस न्यायिक सिस्टम को बचाना, इस संविधान को बचाना है, तो वकीलों को अपना सोशलाइजेशन करके जनता को न्यू समझाना पड़ेगा कि BNS में यह धारणा ले आए और मैक्सिमम पार्टिसिपेशन करके जन आंदोलन करके इन ताकतों को रोका जा सकता है। बाकी मैं एक बतौर पत्रकार जी हमारा कंट्रीब्यूशन होगा हम वो भी देंगे, और मैं किसानों की एक यूनिट का सेक्रेटरी हूं मेरे गांव का, किठाना गांव का। हम इस वकालत को बचाने की, जुडिशरी को बचाने की, और आपने जो बार काउंसिल को बचाने का इतना महत्वपूर्ण कदम उठाया, हम इसका आपका समर्थन करते हैं। जब भी हमारी जरूरत हो हम तन मन धन से आपके साथ हैं, और मैं इस मांग का बिल्कुल समर्थन करता हूं कि माननीय मनन मिश्रा जी को रिजाइन करना चाहिए और एक पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहाल होनी चाहिए, और जो डिजरो आदमी है नहीं वहीं बैठने चाहिए। आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।